कांग्रेस चीन मसले पर भले ही पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर रोज निशाना साध रही हो, लेकिन पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर स्थित हॉट स्प्रिंग और गोगरा से चीनी सेना के बोरिया बिस्तर समेटकर पीछे जाने के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोदी की एक बार फिर तारीफ की है। पीएम मोदी द्वारा चीन के मामले को सफलतापूर्वक संभालने और पिछले सप्ताह लद्दाख के दौरे पर जाने के लिए पवार ने उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के नेतृत्व को सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि 1962 में जब हम युद्ध हार गए तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान एलएसी पर गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। ठीक वैसे ही पीएम मोदी ने किया है। मोदी के लिए पवार का प्रेम पहली बार उमड़ कर नहीं आया है। शरद पवार ने तो पीएम के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी लताड़ लगाई थी। पवार ने कांग्रेस को हिदायत देते हुए कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि 1962 के युद्ध में चीन ने भारत की 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि हड़प ली थी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, जिसमें राहुल भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर पीएम के सरेंडर कर देने की बात कह रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये पूरा मामला बहुत संवेदनशील है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस चीन के मामले को लेकर मोदी को घेरने की कोशिश में है, शिवसेना भी कांग्रेस की भाषा बोल रही है। आए दिन सामना में लेख के जरिए शिवसेना मोदी सरकार पर चीन मामले को लेकर हमला बोलती है, लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना को अपने ही सहयोगियों का साथ नहीं मिल रहा है। इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो चीन और राष्ट्रीय मुद्दे पर मोदी के साथ है। वहीं दिनों दिन शरद पवार भी पीएम मोदी की तारीफ कर कांग्रेस और शिवसेना को लगातार झटका दे रहे हैं। पवार द्वारा मोदी सरकार पर नरम रुख से शिवसेना की चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि शरद पवार की बदौलत ही शिवसेना सत्ता का भोग कर रही है और उद्धव ठाकरे सीएम है। ऐसे में अगर पवार का मन डोला तो उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी भी डोल जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार अब गांधी परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार अब गांधी परिवार के काले कारनामों को उजागर करने के लिए खाका तैयार कर रही है, जिसके बाद अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सामत आने वाली है। मोदी सरकार अब गांधी परिवार के नाम से चल रही ट्रस्टों की जांच कराएगी और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करेगी। बकायदा इसके लिए गृह मंत्रालय ने जांच में समन्वय के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है, जिसमें गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की जांच की जाएगी। सरकार का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ आयकर और विदेशी चंदे के नियमों के कथित उल्लंघन की जांच की जाएगी। ये जांच गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर फोकस होगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक ईडी के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति के प्रमुख होंगे। दरअसल पिछले महीने बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह सरकार ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि पीएनएनआरएफ जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में इससे राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए जा रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। इसके बोर्ड में राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने साथ ही आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट भाषण में राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। उसका कहना है कि चीन के साथ सीमा पर जारी संकट से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन अब मोदी सरकार गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों की जांच कराने जा रही है और अगर इस जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो गांधी परिवार के साथ ही कांग्रेस के आला नेताओं पर भी गाज गिरना तय है।
राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आमने सामने हैं। गहलोत पायलट को साइडलाइन करने की कोशिश में है, जबकि पायलट गहलोत को ठिकाने लगाना चाहते हैं। ये खेल पिछले कई महीनों से चल रहा है। हालांकि कामयाबी अभी किसी को भी नहीं मिली है। दूसरी तरफ इसका असर राजस्थान कांग्रेस में भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। पार्टी दो खेमों में बटी बटी सी दिखाई देती है। वहीं अब राजस्थान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल फलोदी में गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका सहन करना पड़ा है। यहाँ कांग्रेस खेमे से निकलकर बड़ी संख्या में युवाओं का एक दल बीजेपी में शामिल हो गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सांसद निर्वाचित होने के बाद पहली बार फलोदी पहुंचे। उनकी मौजूदगी में कांग्रेस के युवा नेता महेंद्र व्यास अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। व्यास के बीजेपी में शामिल होने को पार्टी की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले महेंद्र व्यास के बेटे शिवम व्यास भी अपनी टीम के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा है। हालांकि महेंद्र व्यास के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा को भवन में समा गए थे, लेकिन कोरोना काल में सिन्हा साहब एक बार फिर प्रकट हुए हैं और फिल्मी अंदाज में बीजेपी पर सियासी हमला किया है। हाल ही में एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में पार्टी तीन खेमों महाराज, नाराज और शिवराज में बंट गई है। सिन्हा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सके नेताओं को नाराज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ शामिल लोगों को शिवराज कहा है। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी खुद की स्थिति कांग्रेस में ठीक नहीं है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी चिंता छोड़ एक बार फिर बीजेपी की चिंता में डूब गए हैं। दरअसल 22 सिंधिया समर्थकों के मार्च महीने में कांग्रेस से बागी होकर विधायक पद से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई। शिवराज के मंत्रिपरिषद विस्तार में 28 नए मंत्रियों में से 12 सिंधिया समर्थकों को शामिल किए जाने से मंत्री पद नहीं पा सकने वाले बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों में नाराजगी पैदा हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि जबलपुर और रीवा के लोगों में नाराजगी है। चौहान मंत्रिमंडल के विस्तार में 28 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री स्तर के हैं। मुख्यमंत्री चौहान को मिलाकर अब मंत्रिपरिषद की संख्या 34 हो गई है। इसमें कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 14 नेता भी शामिल हैं। ये सभी मंत्री फिलहाल गैर विधायक हैं और इन्हें आगामी उपचुनाव का सामना करना है। इसमें अधिकांश सिंधिया समर्थक हैं और इसी को लेकर कांग्रेस बार बार बीजेपी पर तंज कस रही है। महाराष्ट्र में कोरोना से हाल बेहाल है। कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के हालात ऐसे हैं कि अब मरीजों के लिए अस्पताल भी कम पड़ने लगे हैं, लेकिन राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को छोड़ मोदी सरकार पर निशाना साधने में जुटे हैं। शिवसेना के पास अपना एक भूपू है और उसके पास एक तोता भी है और दोनों समय समय पर फड़फड़ाते रहते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिवसेना के अखबार सामना की। मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शिवसेना ने मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। सामना में लिखा है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। पीएम मोदी ने ऐसा आत्मविश्वास व्यक्त किया था कि हम 21 दिन में कोरोना युद्ध जीत कर ही रहेंगे, लेकिन 100 दिन के बाद भी कोरोना मैदान में डटा हुआ है और लड़ने वाले थक चुके हैं। ये भयानक तो है ही, लेकिन ये उस देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है जो आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वहीं शिवसेना ने चीन को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। सामना में लिखा है कि अब तक चीनी घुसपैठ और उसके विस्तारवाद को रोकने के लिए कई प्रयोग और परीक्षण किए गए। कोरोना के साथ जियो ऐसा मंत्र जो कहा जा रहा है, उसी प्रकार हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए चीन के साथ जीने की भी तैयारी की गई। फिर भी चीन ने आक्रमण करना नहीं छोड़ा। चीन के साथ जीना संभव नहीं, फिर भी हमें चीन के साथ पड़ोसी व्यवहार निभाना होगा। दरअसल उद्धव सरकार ये सब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। राज्य के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहीं एनसीपी और कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। लिहाजा उद्धव अब चीन और राष्ट्रीय मुद्दे पर मोदी को घेर कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।